नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने भोजन के बारे में पढ़ा था। कक्षा 10 का जो प्रथम पाठ है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसमें हमने भोजन के बारे में पढ़ा था और उसका आगे का पार्ट है वो आज पढ़ेंगे। तो उसमें हमने भोजन किस प्रकार का करना चाहिए उसके बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि यदि सही प्रकार से भोजन नहीं किया जाए, संतुलित भोजन नहीं किया जाए तो उससे हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था कि संतुलित और असंतुलित भोजन कौन सा होता है, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवणों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने जल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार का जल हमें पीना चाहिए और यदि सही प्रकार से जल नहीं पिया जाए, अशुद्ध जल पिया जाए तो हमारे शरीर में क्या हानि होगी। अब उसके आगे का पार्ट है मोटापा। तो मोटापा क्या होता है? मोटापा जिस देखा जाए तो हमारे शरीर में यदि अनावश्यक चर्बी जिस बोलते हैं, वसा बोलते हैं, वो यदि एकत्रित हो जाए तो हमारे शरीर में मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है। मोटापा का कई कारण है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है मोटापा? शरीर में अत्यधिक वसा एकत्रित होकर हानिकारक प्रभाव डालती है और वही स्थिति क्या है? मोटापा। यानी शरीर में अनावश्यक वसा का एकत्रित होना ही क्या है? मोटापा, जिससे व्यक्ति क्या है? मोटा दिखने लगता है और उसमें अनावश्यक चर्बी जमा हो जाती है उसके शरीर में। अब मोटापा है उसको हम किस रूप में मापते हैं? उसको हम कहते हैं BMI। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, यानी शरीर भार सूचकांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स और हिंदी में इसको बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। यानी हमारे भार और लंबाई का क्या होना चाहिए? अनुपात, संतुलन होना चाहिए। तो ये अनुपात कितना होना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति में 25 किलोग्राम वजन है तो उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई कितनी? 1 मीटर प्रति स्क्वायर होनी चाहिए। और यदि उनसे ऊपर है, यदि 30 किलोग्राम है, यानी 1 मीटर प्रति स्क्वायर जो लंबाई और चौड़ाई है, उनसे यदि वो व्यक्ति यदि 30 किलोग्राम का है तो उसका जो मोटापा की स्थिति मानी जाती है। यानी 25 तो क्या है? सामान्य स्थिति है और 30 है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा मानी जाती है। यानी एक मीटर प्रति स्क्वायर के अनुपात में कितना होना चाहिए? 25 किलोग्राम होना चाहिए और 30 किलोग्राम होते ही क्या हो जाती है? मोटापे की स्थिति। अब मोटापे से जुड़े रोग कौन कौन से हैं? देखते हैं कि जो व्यक्ति अधिक मोटा है उसको कौन से रोग हो सकते हैं। उसको हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह रोग से पीड़ित हो सकता है, वो निद्राकालीन जो श्वास की समस्या है, अधिक मोटे व्यक्ति जो अधिक खर्राटे लेते हैं, रात को हम सोते हुए कुछ व्यक्तियों को देखते हैं कि वो ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, तो उसमें क्या है? ये समस्या है निद्राकालीन श्वास की। तो ये और कई प्रकार से कैंसर भी हो सकती है उन व्यक्ति में। और अस्थि संध्यार्थी यानी उसकी जोड़ है उनमें भी दर्द रहने लगता है। ये क्या है? मोटापे से जुड़ी समस्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि उसके बाद में कि मोटापे के कारण क्या है, क्या कारण होता है व्यक्ति के मोटापे के कारण हम देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ऊर्जा का अधिक सेवन, यानी व्यक्ति ऊर्जा का सेवन तो क्या कर लेता है? अधिक कर लेता है। ज़्यादा खाना अधिक खाता है, उस शरीर में अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, लेकिन कार्य क्या है? कम करता है, उसका उपयोग नहीं करता है। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण हम देख सकते हैं कि अधिक चर्बी युक्त भोजन करना भी मोटापे का कारण है। जंक फूड करना यानी कृत्रिम भोजन, जंक फूड करना भी क्या है? मोटापे का कारण है। और देखते हैं ये कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन या आलस्य प्रवृत्ति, कम व्यायाम यानी व्यायाम नहीं करना और आलस्य की प्रवृत्ति है, वो भी मोटापे का कारण बन सकती है। और एक होता है आउटू अल्प सक्रियता, यानी थायराइड ग्रंथि है उसकी अल्प सक्रियता, यानी आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उसकी अल्प सक्रियता भी मोटापे का कारण बन सकती है। अब उसके बाद में ये तो थे मोटापे के कारण।
मोटापा हमने पढ़ा, उसके बाद में हम देखते हैं कि रक्तचाप क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और हिंदी में उसको बोला जाता है रक्तचाप। रक्तचाप क्या है? रक्तचाप हम देखते हैं कि रक्त द्वारा, यानी हमारे शरीर में रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। दो प्रकार की रक्त वाहिनियां हैं जिसको हम देखते हैं कि एक तो है धमनी और दूसरी कौन सी होती है? सीरा होती है। एक तो होती है धमनी आपकी और दूसरी होती है सीरा। अब इन दोनों के द्वारा जब रक्त को शरीर में संचरण किया जाता है, उस समय क्या होता है कि रक्त के द्वारा इन धमनी और शिरा की जो दीवारें हैं, उनकी जो भित्ति है, उन पर क्या डाला जाता है? दबाव डाला जाता है, और उस दबाव को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर यानी बीपी कहते हैं। अब देखते हैं कि धमनी का कार्य क्या होता है, शिरा का कार्य क्या होता है। धमनी हमारे हृदय से अंगों तक जो शुद्ध रक्त है, O2 युक्त रक्त है, उसका संचरण करती है, और शिराएं क्या करती है? अंगों से वापस हृदय तक अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त जो रक्त है उसको वापस से हृदय तक लाती है। यह धमनी और शिराओं का कार्य। और इन धमनी और शिराओं की भित्ति पर जो रक्त के द्वारा दबाव डाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको। अब जो रक्तचाप है उसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो प्रकार से मापा जाता है इसको। अब सिस्टोलिक जो रक्तचाप है वो क्या होता है, और डायसिस्टोलिक है वो क्या होता है? तो सिस्टोलिक जो रक्तचाप है वो है कि हृदय की जो मांसपेशियां हैं, यानी ये कार्य पूरा किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा होता है, रक्त का संचरण जो पंपित करना है। तो क्या होता है कि सिस्टोलिक में क्या होता है कि हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त पंपित करती है। यानी जब क्या करती है कि हृदय की जो मांसपेशियां संकुचित होती है, और संकुचित हो, जैसे ही हृदय की मांसपेशी संकुचित होगी तो आगे जो ब्लड का प्रेशर है वो आगे बढ़ेगा, और जो ही आगे ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो धमनी की जो भित्ति है उस पर क्या डाले जाएगा? दबाव होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक रक्तचाप बोलते हैं उसको। वो सामान्य व्यक्ति में कितना होना चाहिए? 90 से लेकर कितना होना चाहिए? 90 से 120 के बीच की स्थिति होनी चाहिए उसकी। यदि इससे कम या ज़्यादा है तो उसको हम क्या मानते हैं? बीपी बोला जाता है इसको। यदि ज़्यादा है तो हाई, और कम है तो लो बीपी बोली जाती है। उसके बाद में दूसरा जो है वो कौन सा हमने पढ़ा? डायस्टोलिक होता है। कौन सा होता है? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक है उसको हम देखते हैं कि जब हृदय संकुचन के बाद, संकुचन में तो क्या होता है? सिस्टोलिक, और संकुचन के बाद में जो हृदय की मांसपेशियां क्या होती है, फिर वापस क्या होती है? स्थलन होती है। जैसे ही उस जो हृदय है उसमें क्या है? रक्त वापस आएगा, तो रक्त क्या होगा? रक्त वापस फूलने की स्थिति में होगा, और उसमें जिस प्रकार गुब्बारा फूलता है उसी प्रकार जो रक्त हमारा हृदय है वो है, तो वो फूलेगा। तो फूलने की जो स्थिति है ना, स्थलन होने की जो स्थिति है, उस समय क्या होगा? जो ही हृदय स्थलन होगा तो हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं उसका दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा रक्त का, और उसी को हम कौन सा क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। और डायस्टोलिक जो रक्तचाप है उसका पारे की स्थिति वो कितनी होनी चाहिए? 60 से लेकर 80 के बीच में मिलीमीटर होनी चाहिए। ये जो रक्तचाप है वो किसके द्वारा मापा जाता है? ये 60, 80 और 120 ये क्या है? वो कैसे मापते हैं इसको? तो इस सभी को किसके द्वारा मापा जाता है वो देखते हैं। इनको मापा जाता है रक्तचाप मापी के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है इसको? रक्तचाप मापी के द्वारा इनको मापा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेग्नोमेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्पेग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसको बोलता है रक्तचाप मापी, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? स्पेग्नोमेनोमीटर। तो ये आपका रक्तचाप मापी और स्पेग्नोमेनोमीटर इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें क्या है? पारे की जो स्थिति है वो सिस्टोलिक में तो कितनी होनी चाहिए? 190 और 120 के बीच की होनी चाहिए, और जो डायस्टोलिक है इसमें क्या होनी चाहिए? 60 से लेकर 80 के बीच की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो
बीपी लो होती है उसको क्या बोलते हैं और हाई होती है उसको क्या बोलते हैं। हमने तो दो ही चीज सुन रखी है कि बीपी लो है और हाई है। तो लो है उसको हिंदी में बोलते हैं हमें निम्न रक्तचाप, और जो हाई है बीपी उसको क्या बोलते हैं उच्च रक्तचाप। लो क्यों होती है बीपी, क्या कारण है इसका, कि जब रक्तवाहिनी है उनकी दीवारों पर लगने वाला जो दबाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जो रक्तवाहिनी है, धमनी और शिराएं, उसका जो रक्त का जो उनके जो दीवारें हैं उन पर लगने वाला दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, निम्न रक्तचाप। अब निम्न रक्तचाप है, उस स्थिति में क्या होता है, मस्तिष्क, हृदय और अन्य अंग है उन तक ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है और पोषक पदार्थों की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये जो अंग है वो क्या कर देते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। और ये किस कारण स्थिति उत्पन्न होती है, निम्न रक्तचाप यानी बीपी जब लो होती है उस समय ये स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद में हम देखते हैं उच्च रक्तचाप। क्या आगे वाला दूसरा जो कौन सा दूसरी जो आपकी जो स्थिति है वो क्या है, निम्न उच्च रक्तचाप की स्थिति है। उच्च रक्तचाप की स्थिति है वो क्यों होती है, किस कारण होती है। उच्च रक्तचाप है वो किस टाइम होगा, जब रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है, ब्लड है वो तेज गति से बढ़ने लगता है। उस टाइम को, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप बोलते हैं उसको। ये इसके कारण क्या क्या हो सकता है, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, चिंता होने लगती है, आवश्यकता से अधिक चिंता, क्रोध होना, ईर्ष्या होना, भ्रम की स्थिति होना, ये सभी किसके कारण होता है, उच्च रक्तचाप के कारण होता है, यानी हाई जो बीपी होती है उस समय। अब ये क्यों होता है, हाई जो बीपी है वो ज़्यादा किस में देखी जाती है, जो मोटे व्यक्ति है उसमें देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, क्योंकि वसा का अत्यधिक जो हमारे शरीर में एकत्रित होना ही इसका एक मेन कारण है। यानी अत्यधिक भोजन करना, मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना, चीनी युक्त यानी मिठाइयाँ ज़्यादा, मिठाई का ज़्यादा सेवन यानी चीनी युक्त, ज़्यादा चीनी युक्त खाद्य पदार्थ, और ज़्यादा मसालों का उपयोग करते हैं, उसमें तेल, घी, अचार और मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि, इन सभी का जो सेवन करता है उनमें उच्च रक्तचाप की स्थिति ज़्यादा देखी जाती है। अब उसके बाद में है और भी कई कारण हैं, जैसे श्रमहीन जीवन यापन, आलस्य की प्रवृत्ति और व्यायाम का क्या होना, अभाव होना। आलस्य की प्रवृत्ति भी इसका क्या है, मेन कारण है। और अब व्यायाम का अभाव यानी व्यायाम नहीं करना, यानी पैदल भी नहीं चलना और न ही व्यायाम करना, ये इन सभी के कारण क्या होता है, उच्च रक्तचाप यानी बीपी है वो क्या होती है, हाई होती है। तो क्या करना चाहिए इन लोगों को, निम्न और उच्च रक्तचाप वाले जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ निवारण दिए गए हैं। क्या है उसके लिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, उनको पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, रेशे युक्त भोजन करना चाहिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलन होनी चाहिए, और दूध का सेवन करना चाहिए, ताजे फलों का भी सेवन उनका करना चाहिए, ताज़ा फल सब्जी इनका अध्ययन उनका सेवन उनको करना चाहिए। उसके बाद में धूम्रपान और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए उनको, योग, ध्यान और नियमित पैदल चलने का कार्य उनको करना चाहिए। ये उनके क्या है, निवारण है। किसके निवारण है, ये निवारण है जो हाई बीपी होती है और लो बीपी होती है उनका निवारण है। उसके बाद में हम देखते हैं नशीले पदार्थ। क्या है नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ क्या है कि शुरू में लोग क्या है, आनंद की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, यानी शुरू में तो लोगों को क्या होता है, आनंद मिलता है उससे, और फिर क्या हो जाता है, उस नशे के आदी हो जाते हैं। तो आनंद या भ्रम उत्पन्न करने के लिए कई लोग विभिन्न प्रकार के नशे करते हैं, यानी आनंद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के नशों का उपयोग करते हैं, नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो उनमें नशीले पदार्थों में हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, गुटखा। गुटखा एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो हर जगह आपको कहीं भी चले जाओ आपको मिलेगा। तो गुटखा एक भयानक बीमारी के रूप में हो गया है, और इनसे निजात पाना अब कठिन समस्या है एक।
गुटखा देखो, पिछले लॉकडाउन में देखा, अभी हमने देखा कि कितने भी इसका मूल्य बढ़ा दिया जाए तो लोग उसको खरीदते हैं। और गुटखे से हानि क्या है, क्या मिला होता है गुटखे में? गुटखे में देखो सुपारी, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू युक्त पदार्थ, धातु वर्ग और तंबाकू के मिश्रण, इनसे मिलकर गुटखा बना होता है। और इनसे क्या हानि होती है? आर्थिक हानि तो होती है और शरीर में शारीरिक नुकसान भी होता है। कैंसर जन्य रोग उत्पन्न होने का डर रहता है इसमें गुटखा का सेवन करने वाले व्यक्तियों में। और इसमें एक रोग और होता है जो आम देखा जाता है। कौन सा रोग है वो है उसका सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग। जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग है वो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है और उसको हम कौन सा रोग बोलते हैं? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग, जो गुटखा खाने वाले रोगों में देखा जाता है। जैसे क्या है कि वो पूरा मुंह नहीं खोल पाते हैं और ये रोग लगभग जो गुटखा खाने वाले जो व्यक्ति है उनमें देखा जाता है। और उनसे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? गुटखे का सेवन है वो क्या है बंद कर देना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति लगातार गुटखे का सेवन कर रहा है तो उनमें यह समस्या गंभीर भी हो जाती है। और क्या होता है? और एक जो मेन है वो क्या है? कैंसर जन्य रोग उत्पन्न होने लगता है इससे गुटखा खाने से। ये गुटखे पर लिखा, गुटखे का पाउच है उस पर लिखा होता है स्पष्ट रूप से कि तंबाकू से क्या होता है? कैंसर होता है, फिर भी लोग उनको सेवन करते हैं। अब उसके बाद में है दूसरा तंबाकू। तंबाकू है, उनका बोटनिकल नेम क्या है? वानस्पतिक नेम क्या है इसका? निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू का एक पादप होता है, उसका वानस्पतिक नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। अब उसका कुल कौन सा है? कुल है उनका सोलेनेसी। एल्कलॉइड कौन से पाए जाते हैं इसमें? निकोटीन पाया जाता है, जो उनकी पत्तियों में होता है 1 से लेकर 8% तक होता है तंबाकू में निकोटीन, जो एक एल्कलॉइड है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें आपको क्या है कि एक छोटा प्रश्न क्वेश्चन बन सकता है इनका कि तंबाकू पादप का बोटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, या उसका कुल कौन सा है, उसमें कौन सा एल्कोइड मुख्य रूप से पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें प्रयोग कैसे करते हैं इसको। तंबाकू को पान के रूप में, गुटखे के रूप में किया जाता है, चूने के रूप में किया जाता है, सूंघने के पाउडर के रूप में, मंजन की तरह भी इसको उपयोग में लेते हैं कुछ लोग, बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, चिलम के रूप में, सिगार के रूप में और हुक्के के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। हानि क्या है इससे? हानि इससे है कि निरंतर संपर्क में आने वाले जो अंग है, यानी जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है, तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में देखा जाता है कि जो निरंतर संपर्क में आने वाले अंग है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर होने का डर रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं निकोटीन है जो धमनी की दीवारों को मोटा कर देता है, उसके कारण जो रक्त दाब है वो आपका बढ़ जाता है, हृदय स्पंदन की दर है वो क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है। और देखा जाता है कि गर्भवती महिला यदि तंबाकू का सेवन कर रही है तो उसके भ्रूण के विकास की जो गति है वो क्या हो जाती है मंद हो जाती है। नहीं, एक तो उसके शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, दूसरा जो भ्रूण में जो पेट में पल रहा जो बच्चा होता है भ्रूण होता है उस पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है और विकास उसका रुक जाता है। उसके बाद में सिगरेट या बीड़ी है उसका धुआं होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मिलती है। धुएं में क्या पाई जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, उसका सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो क्या करती है हमारे शरीर में RBC को नष्ट कर देती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है और न ही हमारे शरीर को पोषक तत्व मिल पाते हैं, जिसके कारण अनेक रोग होने का भय रहता है और अंत में व्यक्ति क्या हो सकती है? मृत्यु तक भी हो सकती है। अब देखते हैं उसके बाद में आगे वाला कौन सा है? मदिरा। तंबाकू के बाद में आगे वाला जो नशीला पदार्थ है वो मदिरा है। मदिरा यानी आम भाषा में इसको हम बोलते हैं दारू बोलते हैं। किसी भी प्रकार की मदिरा हो सभी घातक होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या कि दारू नहीं पी रहे हैं, मदिरा नहीं पी रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है
कि जो बियर का पी रहे हैं, तो बियर में क्या कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, उसमें भी क्या है, अल्कोहल की मात्रा है। किसी भी प्रकार की जो मदिरा है उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ये अल्कोहल का सूत्र है। ये जो कौन से प्रकार का अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल, जो सभी प्रकार की मदिरा में पाया जाता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। दुष्प्रभाव क्या है मदिरा के, रक्त प्रवाह द्वारा क्या हो जाता है कि रक्त के प्रवाह द्वारा इस जो अल्कोहल है उसको वो यकृत तक पहुंच जाता है, और यकृत इस अल्कोहल को किस में बदल देता है, एसिड एल्डिहाइड में, जो एक प्रकार का विषैला पदार्थ है और हमारे शरीर में पाचन शक्ति और को नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को के लिए अत्यधिक हानिकारक है ये एसिड एल्डिहाइड। उसके बाद में देखते हैं कि जो मदिरा पीने वाले जो व्यक्ति है, किसी में देख लिया जाए कि स्मरण शक्ति है, उसकी याद रखने की शक्ति है वो कम हो जाती है, और उसके तंत्रिका तंत्र है वो अत्यधिक प्रभावित होता है। उसके बाद में वशीय यकृत रोग, उनमें देखा जाता है वशीय यकृत रोग हो जाता है उसमें। यानी वशीय यकृत रोग क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण है उन पर प्रभाव पड़ता है। इसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वशीय यकृत रोग क्या है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है इनका, और किसके कारण होता है, मदिरा के सेवन के कारण। उसके बाद में हम देखते हैं शरीर का जो सामंजस्य है और नियंत्रण है वो क्या हो जाता है इनका, कमजोर। दारू पीने वाले जो व्यक्ति है, मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति है, उसमें आम बात ये देखी जाती है कि उसकी शरीर का संतुलन बिगड़ा होता है और वो सही प्रकार से चल भी नहीं पाते हैं। कुछ लोगों में तो ऐसी स्थिति देखी जाती है। व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उनको भी ठेस पहुंचती है। यानी आर्थिक, ये तो सभी को पता ही है कि जो मदिरा का सेवन करेगा, नशीले पदार्थों का सेवन करेगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अन्य लोगों की तुलना में क्या होती है, बहुत ही दयनीय देखी जाती है। लगभग आम बात है ये। इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे का जो है वो है अफीम। अफीम भी एक क्या है, एक नशीला पदार्थ। वैसे देखा जाए तो अफीम क्या है कि एक दवा के रूप में उपयोग में लेते हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करने के बाद में ये नशीला पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम अफीम पादप का जो वानस्पतिक यानी बोटेनिकल नेम है इसका, जो किससे प्राप्त किया जाता है, कच्चे फल, इनके फल लगे होते हैं, उन फलों से जिस प्रकार आग का दूध होता है, सफ़ेद दूध, उसी प्रकार इसके जो फल होते हैं उसमें दूध को सुखाकर प्राप्त, उसके जो फल है उसमें दूध निकलता है और दूध को सुखाकर अफीम को प्राप्त किया जाता है। अब अफीम है उसमें 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्कोलॉइड इसमें लगभग मिलते हैं। उनमें प्रमुख दे रखे हैं आपकी किताब में, मॉर्फिन है, कोडीन है, निकोटीन, सोमनीफेरम और पेपेवरिन। ये क्या है, इसके मुख्य जो इसके एल्कोलॉइड पाए जाते हैं इसमें। और इसमें जो मॉर्फिन और कोडीन है वो दर्द निवारक दवा के रूप में भी उपयोग में किया जाता है। इसका दर्द निवारक दवा के रूप में किसको उपयोग में लेते हैं, मॉर्फिन और कोडीन को। उसके बाद में हम देखते हैं कि अफीम से क्या बनाई जाती है, हेरोइन, और जिसका गलत उपयोग आज कल प्रचलन अधिक बढ़ गया है कि जो अफीम है उससे अफीम से निर्मित जो हेरोइन है उसका उपयोग किसमें करते हैं, शादी विवाह है या कोई अन्य अवसर है उन पर लोग क्या है, मान मनोहार के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे इनके दुष्प्रभाव क्या है, क्या होता है अधिक अफीम का सेवन करने से। तो इसमें सबसे आम बात है वो देखी जाती है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल नष्ट सी हो जाती है। ज़्यादा जो अफीम का सेवन करता है उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बार बार बीमार होना और ऐसे ही यानी समय से पहले ही छोटी उम्र में ही क्या हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति, उसका व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं कि अन्य नशीले पदार्थ कौन से हैं। इनके अलावा भी कई नशीले पदार्थ होते हैं जिनका विस्तार से आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है। जैसे हम देखते हैं कोकीन होती है, भांग होता है, तरस, गांजा, हशीश, और एक है LSD जिसका पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। यह है LSD का पूरा फुल फॉर्म होती है इसका।
उसके बाद में इन नशीले पदार्थों के बाद में हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति है जो क्या करते हैं कि दवाएं हैं, दवा जो किसी रोग को सही करने में, रोग को ठीक करने के लिए बनाई गई है, उनका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। किस प्रकार किया जाता है दवाओं का दुरुपयोग? वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई पर्ची है, उनसे जो दवाई मिलती है उनका दुरुपयोग नशे के रूप में करते हैं व्यक्ति। कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं? जैसे मॉर्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूप्रोफिन है, प्रोपोक्सिन है, नाइट्रोजिपाम है, डाइजिपाम है। इनको क्या करते हैं लोग, दवाएं हैं उनको नशे के रूप में उपयोग करने लगे। इनका पहले एक दवा आती थी, सभी ने नाम सुन रखा है उनका, तो खांसी के लिए कोरेक्स दी जाती थी। तो उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण लोग क्या है उनको नशे के रूप में उपयोग करने लगे, इसीलिए सरकार ने उन पर बैन लगा दिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कुछ लोग हैं वो हेरोइन को इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। ये ज़्यादा हेरोइन को इंजेक्शन के रूप में लेने का जो प्रचलन है वो किस में है? पूर्वी राज्यों में। जैसे पूर्वी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों में इनका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें है, इसके बाद में हम देखते हैं स्मैक का प्रयोग। स्मैक का प्रयोग भी नशे के रूप में करते हैं। अन्य पदार्थों का जो नशे के रूप में उपयोग करते हैं वो कौन कौन से पदार्थ है? जैसे थिनर जिसको बोलते हैं, एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल, जूते से पकाने का जो गोंद है उनको, वाइटनर को, स्प्रेमेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स और गैसोलीन, इनको भी नशे के रूप में उपयोग करते हैं। इनका नशे के रूप में उपयोग कौन से लोग ज़्यादा करते हैं? वे छोटे छोटे बच्चे या वे लोग जो आर्थिक रूप से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और जो सड़क के किनारे घूमने वाले हैं वो बच्चे इनका क्या करते हैं, ज़्यादा उपयोग में लेते हैं। और उनका एक समय क्या हो जाता है, ऐसा आ जाता है कि उसको डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है इनको नशे के रूप में उपयोग में लेने के बाद में। अब देखते हैं, ये तो था नशे के बारे में। नशा तो चलो उसको कम करके उसको कम कर दिया जाता है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ है हमारा जो आम हम सभी लोग करते हैं उसका उपयोग, उनमें क्या है कि मिलावट कर देते हैं, और उन मिलावट के कारण प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जान को जोखिम में डाल देते हैं वो। तो सबसे पहले इसमें है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक को हम देखते हैं कि क्या होता है, इसमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलावट करते हैं। इसमें लिडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरोपाइरिफॉस, ये रासायनिक पदार्थ है वो इसमें मिलाए जाते हैं। किसमें? कोल्ड ड्रिंक में। और इनसे कौन से रोग होने का डर रहता है? इनसे हमें कैंसर युक्त जो रोग है वो होने लगता है, स्नायु रोग होने का डर रहता है, प्रजनन संबंधी बीमारी है वो भी ज़्यादा देखी जाती है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। किसके कारण? इन रसायनों को जब कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं और जब इनको हम उपयोग में लेते हैं तो ये रोग होने का डर ज़्यादा रहता है। और कौन से फॉस्फोरिक अम्ल है उसका उपयोग भी कोल्ड ड्रिंक में करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे क्या है कि दांतों को नुकसान होता है। हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को हम जब पीते हैं तो हमारे दांत को अजीब सा महसूस होता है। वो क्यों होता है? फॉस्फोरिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा के कारण इससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। फॉस्फोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है उसमें लोहे तक गलाने की क्या होती है, क्षमता होती है, तो उससे हमारे शरीर को देखो कितना नुकसान पहुंचता है उसमें। उसके बाद में है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल है वो पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने नहीं देता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, लेकिन वो 0 डिग्री पर जमने कौन नहीं देता है उसको, एथिलीन ग्लाइकोल, और जिसको इसमें कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है, और वो हमारे शरीर के लिए क्या है कि मीठे जहर के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, यानी बोरिक अम्ल, एरिथोर्बिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ये भी मिलाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में जलन होती है, एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होती है, और हमारा जो दिमाग है उसमें क्या है, सनसनी सी उत्पन्न होने लगती है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। ये सभी
किसके कारण होते हैं? इन अम्लों के कारण। इन अम्लों की ज़्यादा मात्रा कोल्ड ड्रिंक में मिलाते हैं इस कारण। और देखते हैं इसमें क्या मिलाया जाता है। 0.4 ppS मात्रा शीशे की भी मिलाते हैं, लेड की मिलाते हैं। कितनी मात्रा मिलाते हैं? 0.4 ppS। किसकी मात्रा? शीशे की, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। इससे क्या होता है? स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां, इन सभी के विकास में क्या है? घातक है, नुकसान पहुंचाता है इसको। उसके बाद में हम देखते हैं कि कैफीन की मात्रा भी मिलाई जाती है, जो हमारे शरीर में अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या को उत्पन्न करता है। ये सभी पदार्थ किसमें मिलाए जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक में। और आज तक किसी को ये पता नहीं है कि इस प्रकार के घातक पदार्थ इसमें मिले होते हैं। और सभी लोग हैं, आजकल हम देखते हैं कि हर शादी विवाह देखो, चाहे कोई सा अवसर है, उन सभी में खाद्य पदार्थों को इस प्रकार खाद्य पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसका उपयोग करते हैं। तो इसके बाद में और भी कई खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट होती है, और वो कौन कौन से हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला ज़्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा है? दूध। दूध है वो लगभग सभी की आवश्यकता है। दूध ये समस्या ज़्यादा किस में देखी जाती है? ग्रामीण इलाकों में कम देखी जाती है, और शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है ये। क्यों? क्योंकि वहाँ दूध है, उनकी मात्रा क्या है? गांव में तो हर व्यक्ति के पास गाय भैंस होती है, लेकिन शहरों में क्या है? दूसरों से दूध लेते हैं लगभग। तो उसमें क्या होता है कि लोग क्या है? यूरिया मिलाते हैं, डिटर्जेंट है, पाउडर उसका उपयोग करते हैं, सोडे का, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल, इन सभी को मिलाकर क्या है? सभी को मिलाकर दूध बना दिया जाता है। दूध जैसा पदार्थ लगता है वो दूध में मिलाकर और बेच दिया जाता है, और जिससे क्या है? हमारे शरीर पर अत्यधिक नुकसान होता है। और सरसों का जो तेल है, सरसों का तेल, और उसमें क्या मिलाते हैं? सत्यानाशी के बीजों का तेल। सत्यानाशी और सरसों है वो जो एक जैसी दिखती है, दिखने में क्या है? एक जितने तो बीज उतने ही साइज के सरसों के बीज होते हैं, उतने ही साइज के किसके होते हैं? सत्यानाशी के। दोनों एक जैसे ही रंग के होते हैं, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। और उनमें सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का तेल मिला दिया जाता है, और वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? नुकसानदायी। और देखते हैं देसी घी है, उसमें कौन सा घी मिला दिया जाता है? वनस्पति तेल या घी मिला दिया जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मिर्च पाउडर में कौन सा क्या मिलाते हैं? ईंट का चूरा। जैसे सौंफ है, उसमें कृत्रिम रंग मिला दिया जाता है हरा। हल्दी में पीली मिट्टी मिला दी जाती है। धनिया मिर्च है, उसमें गंधक मिला दिया जाता है। काली मिर्च है, उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। और गोभी है, गोभी में क्या है? सफ़ेदी लाने के लिए क्या करते हैं? उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया जाता है। और दालें हैं, कई प्रकार की जो दालें हैं उसमें रंग की पॉलिश कर दी जाती है, जिससे वो क्या है? ज़्यादा आकर्षक दिखती है, और वो हमारे शरीर को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में देखते हैं कि फल सब्जियों पर कृत्रिम रूप से दवाओं और इंजेक्शनों का प्रयोग भी करते हैं। उससे क्या है? इन सभी से हमारे शरीर को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। और प्रमुख हम देखते हैं कि कैंसर रोग है वो सबसे ज़्यादा इनसे होता है। और देखते हैं कि हमारे जो डीएनए विकृति है, आनुवंशिक डीएनए है, उनमें क्या आने लगती है? विकृति आने लगती है। अब देखो कि इस प्रकार की मिलावटें हो रही है, सभी को पता है, लेकिन सरकार इन पर क्या नहीं कर रही है? ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अब देखते हैं कि क्या इनको रोकने के लिए हमारे भारत में कोई कानून बना हुआ है या नहीं। जी हाँ, हमारे भारत है उसमें सभी प्रकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन इन पर गौर नहीं किया जाता है। तो उसमें इनको रोकने के लिए भारत में कानून बना हुआ है, वो खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PFA। PFA क्या है? खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, जो कब बनाया गया? 1954 में। 1954 में इसको बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। और इसके अंदर क्या क्या शामिल है कि 65 प्रकार के खाद्य पदार्थ है, उनमें कीटनाशक और मिलावटों का क्या किया जाता है? नियमन किया जाता है। लेकिन इस प्रकार का कानून बना हुआ है, लेकिन सरकार इन पर ज़्यादा गौर नहीं कर रही है, जिसके कारण इन मिलावटखोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है। ये था आपका पाठ। यदि आपको पाठ समझ में आया है
यदि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। अब इसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हमारे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन इस पार्ट को पढ़ने के बाद में क्या क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बात देखना कि यदि इन वीडियो को आप दो बार देखते हो तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 से 3 बार देख लेना। तो देखते हैं इसमें कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है नारू रोग का रोगजनक। सभी को पता है, हमने देख लिया कौन सा है, कृमि है। उसके बाद देखते हैं स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। अभी हमने पढ़ा कि 120/80 होता है, यानी 120 तो कौन सा होता है, सिस्टोलिक जो रक्तचाप है वो है, और 80 कौन सा है, डायस्टोलिक। इसके बाद में देखते हैं कि तंबाकू किस कुल का पादप है। तो तंबाकू आपने देखा कौन से कुल का पादप है, सोलेनेसी का। उसके बाद में देखते हैं मदिरा का मुख्य घटक, आपने पढ़ा था कि जो एथिल एल्कोहल है वो मदिरा का मुख्य घटक है। उसका सूत्र कौन सा होता है, C2H5OH। उसके बाद में हम देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हमने पढ़ा था कौन सा रोग होता है, घेंगा या गोइटर नामक रोग होता है। उसके बाद में हमने देखा, इसमें आगे दिया हुआ है अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अफीम के पादप का आपने वैज्ञानिक नाम पढ़ा था, पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम आपने पढ़ा था ये। उसके बाद में हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चनों में है कि संतुलित भोजन व कुपोषण से तात्पर्य, वश्य यकृत नामक रोग। वश्य यकृत नामक रोग है वो आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा है कि वश्य यकृत नामक रोग है वो किसके कारण होता है, अधिक मदिरा के सेवन के कारण। तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, आपने पढ़ा निकोटीन पाया जाता है। रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा होता है, रक्तचाप मापी, आपने पढ़ा था। इस प्रकार आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कर सकते हो। यदि किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।